देखो अब आज का टॉपिक है डुअल नेचर और डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, पदार्थ का। अब ऐसा टॉपिक क्यों लगाएं सर? आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझा रहे थे और अचानक से डुअल नेचर की बात क्यों करने लगे? अभी लिखना नहीं है, अभी बात समझना है बाबू, अभी रुक जाओ, अभी समझ लो पहले। यहाँ पर हम लोग दो बातों को सही से पढ़ेंगे। आखिर ये जो हम लोग ऑफ बाउ प्रिंसिपल जो करना शुरू किए बाबू, शुरू किए ना ऑफ बाउ का, ये करने से पहले जैसे ऑफ बाउ प्रिंसिपल पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो बना लिए, बट यहाँ पर ऑफ बाउ प्रिंसिपल में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम बहुत चीज़ों की व्याख्या करने से पीछे हैं। बहुत चीज़ हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। इवन आपको तो यहाँ भी अभी हम लोग बोर सिद्धांत पे हैं ना, लेकिन बोर सिद्धांत में जो बोर बेरी थ्योरी है जिसके आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया गया, हम ये भी आपको बताया कि उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है बाबू। बोर बेरी थ्योरी जिसके 281 282 वाला जो हम बताए थे, तो उसके बाद हम लोगों को उस थ्योरी को ठीक करने के लिए हमको किसको पढ़ना पड़ा है? ऑफ बाउ का सिद्धांत पढ़ना पड़ा है। क्लियर है बात? उसके आधार पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को एकदम अच्छे से क्लियर कर लिया। मिला जुला कर 100 तक तो हम लोग को आ गया अच्छे से बनाने के लिए। प्लस हुंड का नियम भी हम लोग देखा कि किस तरीके से डब्बे में इलेक्ट्रॉन को भरना है। पहले सिंगल सिंगल जाते हैं, बाद में उनका जोड़ा लगना शुरू होता है, वो भी समझ में आ गया। ठीक, अभी एक और कॉन्सेप्ट हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहा है जिसको समझना है, 1924 का है, डी ब्रॉगली। उन्नीस सौ 1924 डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट। अब डी ब्रॉगली क्या बोलते हैं? प्रकाश, क्लास 10th में हम लोग लाइट को पढ़े हैं कि प्रकाश जो है वो कणिका सिद्धांत सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया। प्रकाश जो है वो किसके रूप में बिहेव करता है? कण के रूप में, पार्टिकल के रूप में। प्रकाश में जो किरण है वो कण के रूप में भरे पड़े हैं, वो कण चल रहे हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं हाइगन्स के बारे में भी जानते हैं, जिन्होंने बताया था कि प्रकाश जो वो तरंग के रूप में चलता है। यानी लाइट के अंदर डुअल नेचर है। प्रकाश के अंदर कितने नेचर है भाई? दो नेचर है। पहला नेचर किसके जैसा है? कण का। और दूसरा नेचर किसके जैसा हो गया? तरंग के जैसा। इसलिए बोला गया कि यहां पे लाइट के पास कितने नेचर हो गए? दो नेचर। वेव फॉर्म में लाइट थी, तो वो लाइट अब हम आपको प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत पर लेकर के आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। सबको अच्छे से रिलेट करते चलो। पहले अब हम किसके बताया? लाइट का कण के रूप में होना न्यूटन। फिर हम बताया कि लाइट का वेव के फॉर्म में होना हाइगेंस। अब हम आपको बता रहे हैं कि उसी लाइट को, जिसको हम फोटोन बोल रहे हैं, फोटोन वर्ड कौन इस्तेमाल करना शुरू किए थे? प्लैंक, मैक्स प्लैंक, थ्योरी पढ़े उनका। मैक्स प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत में प्रकाश जो आ रही होती है वो छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल के रूप में, और उन बंडल को उन्होंने प्रकाश के लिए फोटोन वर्ड से संबोधित किया था। सही है ना? एक बात तो तय हो गया कि उनका 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 इन नामों के बाद हमको ये बात समझ में आ चुका है कि प्रकाश के अंदर डुअल नेचर है। नेचर का मतलब दो तरीका है, दो प्रकृति है उसकी। एक प्रकृति कण वाली प्रकृति, तो कण वाले सारे लॉजिक को, सारे नियमों को वो सत्यापित किया। और दूसरा नेचर किसके जैसा है? वेव का, तरंग का, यानी तरंग रूप में वो सारे तरंग के गुणों को समझाएगा। सही बात है यहां तक? उसी प्रकार से, जिस प्रकार से प्रकाश के पास अपने डुअल नेचर होते हैं, पदार्थ के जो दूसरे कण हैं, दूसरे पदार्थ कोई भी दूसरा, उसके पास भी डुअल नेचर होता है। और यह बात बताने वाले व्यक्ति का नाम था डी ब्रॉगली। कहां के रहने वाले थे? फ्रांस के। ध्यान देना बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाला है। और इनके इस थ्योरी के आधार पर बोर का जो सिद्धांत है ना, वो रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए बोल रहे हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसलिए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम आपको पहले बता दिया, ताकि अब आपको सही से समझ में आएगा, एकदम रूपरेखा सही से। साइंस पढ़ने का असली मतलब तुमको अब समझ में आएगा कि साइंस क्यों लिया गया है, कि कितनी चीजों को हम सही, कितनी चीजों को हम गलत बोलेंगे, और किस तरीके से सम्मान के दृष्टिकोण से एक दूसरे को एक्सेप्ट भी किया जाता है कि हाँ भाई हम गलत हैं, सही बात, आपका थ्योरी सही है। यहां पर खाली समझो बात को। तो ये फ्रांस के रहने वाले हैं, बंदे का नाम है डी ब्रॉगली। और ये कब का है थ्योरी? 1924 का, 1924 का। एटम के बारे में बातचीत कब से शुरू हो चुका है बाबू? 1808 के पास आए थे, डाल्टन से ये सब चीज शुरू हो गया है ना। हाँ, उसके बाद अब कहां पहुंच चुके हैं हम लोग? 1924। तो ये बोलते हैं क्या कि जिस तरीके से प्रकाश के पास डुअल नेचर होता है, ब्रह्मांड में मौजूद जितने भी पदार्थ हैं उनमें भी डुअल नेचर होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के पास भी डुअल नेचर है। यह बात किसका कहना है? डी ब्रॉगली का।
बोले अच्छा डुअल नेचर है, बोले हाँ डुअल नेचर है। और अगर उसके पास डुअल नेचर है, समझना है, अगर उसके पास डुअल नेचर है तो इसका मतलब ये होगा कि उसके पास E बराबर एच न्यू भी होगा। ध्यान से, अगर उसके पास डुअल नेचर है तो उसके पास E इज इक्वल एच और न्यू भी होगा। एच न्यू क्या है भाई? एच न्यू क्या होता है? क्या ये ऊर्जा है? प्लैंक बताए थे, छोटे छोटे बंडल्स, छोटे छोटे पैकेट्स, क्वांटम, क्वांटा, याद आ रहा है कुछ? हाँ। और उसी तरह देखो E बराबर एच न्यू, और इसी समय आइंस्टाइन की एक और थ्योरी बहुत ज्यादा पॉपुलर चल रही है। कौन सी थ्योरी है? E इज इक्वल एम सी स्क्वायर। हाँ, एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक और थ्योरी जिसका नाम है E इज इक्वल एम सी स्क्वायर। एम जो है वो मास को बताता है, सी जो है वो प्रकाश के वेग को बताता है। और देखो ध्यान से बाबू, इस थ्योरी के हिसाब से यह बताया गया कि द्रव्यमान भी ऊर्जा में बदल जाती है और बहुत बड़े मात्रा में ये एनर्जी मिलती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन की इस थ्योरी से यह पता चल रहा है कि जो हमारे अंदर जो मास है, जो द्रव्यमान है, उस द्रव्यमान का भी ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। ये आइंस्टाइन की E बराबर एम सी स्क्वायर थ्योरी से पता चलता है। और ये द्रव्यमान किस में होता है? किसी भी दृढ़ पिंड में हो सकता है द्रव्यमान। सही है क्या? मेरे और आप में हो सकता है? हो सकता है क्या? हम में और आप में द्रव्यमान है। और ये जो ऊर्जा रिलीज होगी, ऊर्जा जो बनेगी, वो द्रव्यमान से भी सीधा संबंधित है ऊर्जा। ये थ्योरी तो यही बता रहा है, E इज इक्वल एम सी स्क्वायर। और प्लैंक का सिद्धांत क्या बोलता है? E इज इक्वल एच और न्यू, जहां पर हमको मालूम है कि एच न्यू क्या है। देखो ध्यान से, वेव फॉर्म में जब आप चीजों को ऑब्जर्व करते हो, वेव फॉर्म, तरंग रूप में जब आप चीजों को पढ़ते हो, तो ये न्यू क्या है? आवृत्ति ही है ना। तो आवृत्ति किसी कण में नहीं होता बल्कि किसी तरंग में होता है। कंपनों की संख्या एक सेकंड में, तो कंपन किस में है? कण में। तो वो कण किसके फॉर्म में चलेगा? वेव के फॉर्म में, तब ना। तो ये हुआ वेव फॉर्म, ये हुआ पदार्थ की ऊर्जा। दोनों ही ऊर्जा को, फॉर्मूला को बता रहा है। सही बोल रहे हैं क्या? अगर कंपन मेरे अंदर है, अगर वो वाइब्रेशन मेरे अंदर हो रहा है, कंपन वाइब्रेशन, कौन सा वाइब्रेशन? ऐसे से वाला वाइब्रेशन सिर्फ नहीं हो रहा है, वो वाइब्रेशन एक्चुअल में कैसा है? एक सेकंड में कंपनों की संख्या, इस रूप वाला, तरंग के फॉर्म वाला कंपन है। अगर वो कंपन है तो ऊर्जा रिलीज होगी E बराबर एच न्यू। और अगर वही ऊर्जा है तो ऊर्जा तो हर जगह बराबर ही होगी। तो एक कैलकुलेशन प्लैंक के द्वारा है। ये किसके द्वारा मिला भाई हमको? ये मिला है हम लोगों को प्लैंक के, ये मिला है हम लोगों को प्लैंक के क्वांटम थ्योरी से। सही है, क्वांटम थ्योरी से। और ये हम लोगों को मिला है, कहां से मिला भाई? अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी से। सही है ना बाबू? दोनों चीज मिल गया, और दोनों ही एक ही चीज की ऊर्जा बता रहा है। यह ऊर्जा बता रहा है कि अगर वो पदार्थ, अगर वो पदार्थ किसके रूप में हो? वेव के फॉर्म में हो, ठीक है, मान लिया। और यह बता रहा है कि अगर वो पदार्थ किसके रूप में हो? कोई दृढ़ पिंड के रूप में हो, जैसे अभी हमें आ रही है बात समझ में। तो ऊर्जा तो उस पिंड में समान होनी चाहिए। इनका भी थ्योरी सत्यापित है, इनका भी थ्योरी क्लियर है। सही बात है क्या? तो ऊर्जा दोनों की क्या होगी? बराबर। और अगर दोनों की ऊर्जा बराबर है तो दोनों का इक्वेशन भी आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ बाबू कि जो एम सी स्क्वायर है वो किसके बराबर हो जाएगा? एच और न्यू के। क्योंकि दोनों का देखो बाबू LHS कंटेंट बराबर है ना, तो राइट हैंड साइड भी दोनों का क्या हो जाएगा? इतना सा बात समझ में आता है। इसका मतलब यह हुआ, ध्यान देते चलना है, बात समझ में आ जाएगा। तो यहां पर अगर हम थ्योरी को आगे लेकर के जाएं तो M और C को अकेला छोड़ दें तो यह बन जाएगा एच न्यू, और बटे में क्या आ जाएगा बाबू? C। क्योंकि C स्क्वायर था तो हम क्या कर दिया? एक C को बटे में भेज दिया। क्यों किया? जो चीज साबित करने आए हैं वो साबित तो कर पाए। क्या साबित करने के लिए आए हैं पता चलेगा ना। तो वही तो हम दिखलाना चाह रहे हैं कि कैसे, ध्यान समझना, कि कैसे कोई दृढ़ पिंड आपके सामने, हम यहां पर खड़े हैं, देख रहे हो ना, तुम हो ना अपने आप में, तुम भी वेव से संबंधित हो। यह बात जानना बहुत दिलचस्प है कि कैसे यह पॉसिबल है। सर हमको तो अपने अंदर कोई तरंग दैर्घ्य महसूस हो रहा है क्या?
नहीं महसूस होता, तरंग दैर्घ्य महसूस एकदम नहीं हो रहा। सर ऐसा क्या कारण है कि अगर आपके सिर्फ कहने से हम क्यों माने? भाई साइंस पढ़ रहे हैं ना सर, आप बोल देंगे मान लेंगे, क्यों मानेंगे? नहीं मानेंगे, एकदम सही बात है, नहीं मानना है, नहीं मानेंगे। इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि साबित नहीं हुआ। पहले साबित करेंगे इस चीज को। देखो एम सी इज इक्वल एच न्यू अपॉन सी, ये है आवृत्ति और सी क्या है? वेग। किसका? प्रकाश का वेग है, तो वेग ही ना। आवृत्ति क्या होती? एक सेकंड में कंपनों की संख्या। बाबू यहां पर एक फॉर्मूला होता है, फिर वो लगाए, यहां पर चेंज किए, लैम्डा इज इक्वल सी अपॉन म्यू, यही थ्योरी है, ये वाला नियम। लैम्डा तरंग दैर्घ्य को बताता है, सही है क्या? और ये जो न्यू है वो किसको बताता है? आवृत्ति को। तो ये आवृत्ति हो गया। सी किसको बताता है? प्रकाश के वेग को। तो जहां पर लैम्डा होगा उसकी जगह पे सी अपॉन न्यू लिख सकते हैं। जहां पर सी को अगर रिप्लेस करना हो, देखो यहां पे सी को हम रिप्लेस करना चाहते हैं तो सी बराबर लैम्डा इंटू न्यू लिख सकते हैं। ये आपका एक और इक्वेशन बनाएगा जो इक्वेशन नंबर 4 होगा। अब देखो यहां पर सी का रिप्लेसमेंट है, सब जगह से नहीं, सिर्फ इस वाले सी को हम क्या कर देंगे? रिप्लेस। यहां से लैम्डा इंटू न्यू को लेकर यहां रख देंगे, यानी समीकरण 4 का मान समीकरण किस में रखना है बाबू? ओके, 3 में रखने पर। सही है। 4 का मान 3 में रख देंगे तो ये हो गया m और ये हो गया c इज इक्वल, सब जगह नहीं, राइट साइड वाले में, h न्यू अपॉन c, c इज इक्वल टू इंटू म्यू। सही है। और इसके बाद इस म्यू से न्यू कट गया, न्यू से न्यू कट गया, तो m और c का वैल्यू जो है वो h और लैम्डा के बराबर है, समझो। तो लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू हुआ। कहां से फॉर्मूला लेकर आए सर? वही दूरी बराबर जो होता है चाल गुने समय से, यहां से हम फॉर्मूला निकाले। जो कैपिटल टी होता है ये वेव की दुनिया में आवर्त काल कहलाता है, एक कंप्लीट चक्कर होने में लगने वाला समय। जैसे पृथ्वी अपना एक पूरा चक्कर जो है वो 365 दिन में लगा लेती है, लगाती है ना, तो पृथ्वी का जो आवर्त काल है वो कितना होगा? कैपिटल टी बराबर 365। आया बात समझ में? ठीक, खैर उसको हटाते हैं। तो यहां पर जैसे ही 4 का वैल्यू 3 में रखते हैं तो एम सी इज इक्वल टू क्या निकल कर आता है बाबू? एच अपॉन न्यू। ठीक है, m द्रव्यमान है, c वेग है, न्यू को हम हटा देते हैं, सॉरी h को हम हटा देते हैं और लिख देते हैं 1 अपॉन लेमडा, जहां h क्या है भाई? h एक कांस्टेंट है, हम सब जानते हैं। अगर हम सब 1901 से गुजरे हैं तो गुजरे हैं क्या? क्या था 1901 में? प्लैंक्स का क्वांटम थ्योरी पढ़े हैं ना। तो जब हम सब 1901 से गुजरे हैं तो हम सब प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी को भी पढ़े होंगे और उस क्वांटम थ्योरी को पढ़ते हुए h का मान भी निकाले होंगे। एक कांस्टेंट है, कितना वैल्यू था? 6.626 इंटू -34 और जूल सेकंड, बस हो गया। तो यहां पर अब देखो बाबू ध्यान से, अगर c वेग है तो क्यों ना हम इसको वेग के लिए v लिख दें। किसी भी स्थिर पिंड के लिए ये c जो है ये तो प्रकाश के वेग के लिए यूज होता है ना। तो इस c को हम रिप्लेस कर देते हैं किससे? स्थिर पिंड के वेग। हम लोग अपने वेग को किससे सूचित करते हैं बाबू? v से ना। तो हम इसको c से ना लिखते हुए v से लिख दिया, क्योंकि हो सकता है आपको समझने में मिस्टेक हो। c का मतलब तो प्रकाश का वेग होता है, इसलिए हम उसको हटा दिया। अब प्रोपोर्शन में क्या निकल कर आया बाबू? ये है m का मतलब मात्रा, ये है v का मतलब वेग। मात्रा गुने वेग इज इक्वल समवेग, इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन किसके साथ? लैम्डा के साथ। देखो क्या रिलेशन है सर, क्या बोलने के लिए आप आए थे। अब तक ये बात पता नहीं था, 1924 से पहले किसी को भी ऐसा नहीं पता था कि जो पदार्थ हैं प्रकाश के अलावा उसके अंदर भी डुअल नेचर होता है। बट दिस थ्योरी, ये जो सिद्धांत है ये प्रूव कर दिया इस बात को। m गुने v किसी भी दृढ़ पिंड में होता है, द्रव्यमान और वेग। एक गेंद तुम्हारी ओर तेजी से फेंकी जाए, तुमको चोट लगेगा? यस लगेगा। किसके वजह से? संवेग के वजह से। तो संवेग है ना, मात्रा गुने वेग, संवेग। और संवेग का संबंध किससे बता दिया गया है? लैम्डा से। लैम्डा क्या है? तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य किस में होता है? तरंग में होता है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर यह सिद्धांत कि अगर संवेग यानी दृढ़ पिंड का कोई गुण उसके वेव से संबंधित नहीं होता तो इन दोनों के बीच भी कोई संबंध निकलकर नहीं आ रहा होता। बट यहां पर हम देख रहे हैं कि संवेग और तरंग दैर्घ्य के बीच में भी संबंध निकलकर आया है। वो व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है, यानी
तरंग दैर्घ्य अगर ज्यादा हुआ तो संवेग कम हो जाएगा, अगर तरंग दैर्घ्य कम हुआ तो संवेग ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब वेव का गुण दृढ़ पिंड के गुण को प्रभावित कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है ना। अब देखो बोर का सिद्धांत, बोर के सिद्धांत के हिसाब से इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है, सही बात है। इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है, इसका मतलब वो कोई ठोस कण है, ताकि वो वृत्ताकार कक्षा में बार बार चक्कर लगा रहा है। वेव तो बोर ने नहीं बताया, लेकिन इस सिद्धांत के द्वारा तो ये पता चल चुका है कि पदार्थ के अंदर दोनों नेचर होता है, मतलब ठोस वाला भी गुण होगा और वेव वाला भी, कण वाला भी गुण होगा और तरंग वाला भी गुण होगा। इसीलिए बोर ने साबित कर दिया कि ये जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सिर्फ ऐसे ऐसे घूम रहे हों, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वेव फॉर्म में भी घूर सकते हैं। दिख रहा है बाबू? यस, वेव के फॉर्म में भी घूर सकते हैं। घूर सकते नहीं, घूरते ही हैं। क्लियर हुआ बात? और सर आप ऐसा कैसे बोल पा रहे हैं? इस नियम के वजह से। किसमें संबंध साबित कर रहा है ये? मात्रा गुने वेग किसमें होगा? हम जैसे कणों में होता है। द्रव्यमान होता है, वेग होता है। क्लास 9 में पढ़े ना बाबू संवेग, और अभी फिजिक्स में पढ़ेंगे, अपने चैप्टर नंबर जो 2 अपना है उसमें पढ़ेंगे संवेग के बारे में, अच्छे से पढ़ेंगे। संवेग कणों में होता है और ये तरंगधारी किसमें होता है? तरंगों में होता है। और कण का संबंध किससे जोड़ दिया गया? वे तरंगधारी से। इसका मतलब कि कोई भी पार्टिकल, अब जो हम लोग अपना, इसको हम हटा देते हैं पहले, अब जो हम लोग अपने एटम को देखेंगे, ये देखिए, उस एटम के बारे में हम जानेंगे कि उसका इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा होगा। यह देखिए, नाभिक के चारों ओर इस प्रकार से मूव कर रहा है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब इस टॉपिक को दिमाग में भर लो कि बोर के सिद्धांत के द्वारा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूम रहे होते हैं। बोर के सिद्धांत के द्वारा इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, ट्रू, लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन बिल्कुल एक कण की तरह घूम रहे होते हैं? तो इतना ज्यादा सत्यापित बात नहीं है। 1924 में डी ब्रोगली ने इस बात को अच्छे से सत्यापित किया कि कण के अंदर दूसरा गुण भी है, डुअल नेचर ऑफ मैटर। इस पर एक पूरा का पूरा चैप्टर है क्लास 12 में फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स में जाइएगा, आपको एक पूरा का पूरा चैप्टर मिल जाएगा इस पर, पदार्थ का द्वैत व्यवहार, डुअल नेचर, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, उसमें पूरा का पूरा चैप्टर रखा हुआ है पदार्थ का। अब उसके बारे में फिर चर्चा शुरू हो जाएगी। तो यहां तो हमको इंट्रो तो मिल ही गया, मिल ना गया इंट्रो? क्या इंट्रो मिला है भाई? कि कण का गुण और तरंग का गुण एक समान। तो बाबू प्रकाश के बारे में तो प्लैंक के द्वारा हमको पता चल चुका है, उसके अलावा भी हमारे चारों ओर जो मैटर हैं उनके साथ भी सेम सिनेरियो है। अब सवाल ये, तो सर हम क्यों नहीं महसूस कर पा रहे हैं? क्या हम भी वेव फॉर्म में हैं? हो सकता है ना कि ये मन में ख्याल आए। उसको हम 2 मैथ के जरिए आपको कल समझा देंगे एकदम अच्छे से, कि पिंड जितना दृढ़ होता चला जाएगा, मीन्स पिंड जितना बड़ा होता चला जाएगा, पिंड जब बड़ा होगा यानी द्रव्यमान बहुत बढ़ जाएगा। तो उसके बाबू द्रव्यमान क्यों बढ़ेगा? इसमें द्रव्यमान है ना छुपा हुआ। तो पिंड का द्रव्यमान बढ़ जाए, जैसे मेरा और आपका द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है, तो इसीलिए तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ पता नहीं चल पाता बाबू। तो तरंग का गुण हम नहीं ऑब्जर्व कर पाते। लेकिन बाबू इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10 पे पावर माइनस का 28 ग्राम, इतना कम। तो द्रव्यमान कम होने की वजह से उसका तरंग दैर्घ्य का वैल्यू बढ़ जाता है। इसीलिए सूक्ष्म से सूक्ष्म कणों के लिए भी, ध्यान से, छोटे से छोटे कणों के लिए हम आसानी से इस बात को सत्यापित कर सकते हैं कि उसका संवेग और उसके तरंग दैर्घ्य के बीच में डायरेक्ट संबंध है। डायरेक्ट का मतलब वो डुअल नेचर रखता है। हम अपने बारे में यह बात साबित नहीं कर पाएंगे। हम अपने बारे में इस बात साबित क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हमारा द्रव्यमान ज्यादा होता है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है। पढ़े हैं ना? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम है, ये कम है, इसीलिए लैम्ब्डा ज्यादा होता है। तो हमको नाभिक के चारों ओर ये डिजाइन दिखा। लेकिन अगर मेरा द्रव्यमान कम होता तो आप हमको भी ऐसा देखते, अपने आप को भी देखते ऐसा, वेव के फॉर्म में। जैसे अभी ये अपना इलेक्ट्रॉन जो होगा ये भटक भी रहा है, तो समझे? वेव नेचर को दर्शाता हुआ। वेव नेचर ऐसी है ना, वेव नेचर को दर्शा रहा है। अब ये बात साबित हुआ, कुछ लगा कि नया सीखे? हाँ, तो अब तक जो बउआ लोग को, अगर कल को इंशाल्लाह टीचर वीचर बन जाओ, बउआ लोग को जाओ स्कूल वगैरह में पढ़ाने, तो हल्का सा, एकदम हल्का सा छिड़काव कर देना है बाबू।
इलेक्ट्रॉन जो है जिस तरह से सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, गलत। तुरंत बच्चा को हल्का हल्का इंफॉर्मेशन उसको लोअर क्लास से देना शुरू कर देना, एकदम शुरू। जैसे अभी हम तुमको हल्का सा स्प्रिंकल कर दिया, हल्का सा छिड़काव कर दिया, अब इसके बारे में विशेष जानकारी आप क्लास 12th में ग्रहण करते रहिए बैठ करके, ठीक है। आगे लिख सकते हैं, लिखिएगा बाबू। कहाँ तक देखे बाबू, कहाँ तक लिखे हैं, देना बउआ कॉपी। 1924 में फ्रांस के विज्ञानवेत्ता डी ब्रॉगली ने यह समझाया कि प्रकाश के तरह ही अन्य पदार्थों में भी डुअल नेचर होता है। ठीक बाबू, आगे लिखिएगा। एम वगैरह मालूम है ना, ये सब हम यहाँ लिख देते हैं। एम जो है बाबू वो क्या होता है, मास, द्रव्यमान जिसको बोलते हैं। सी जो है बाबू वो क्या है, वेलोसिटी है, वेग है, बट सी के लिए लाइट होता है, और वी अगर हम लगा देंगे तो वो किसी भी दृढ़ पिंड का वेग हो जाता है। और क्या आया था बाबू, एच आया था। एच जो है वो तो पता ही होगा कि ये सर प्लैंक्स कांस्टेंट है ना। और कौन आ गया है, न्यू। न्यू जो है सर वो है फ्रीक्वेंसी, अभी हम समझा देते हैं क्या होता है फ्रीक्वेंसी। टी जो अगर आ गया है कहीं पर लिख दिए होंगे, टी समझा दिए हैं, इसको आवर्तकाल बोलते हैं, इसको पीरियड बोला जाता है, एक कंप्लीट रोटेशन में लगने वाला समय। और कोई आया बाबू, पी जो है वो संवेग है, इंग्लिश में इसको मोमेंटम बोला जाता है बाबू, मोमेंटम, और हिंदी में क्या पढ़ते हैं उसको, संवेग। ये जो है सिंबल है बाबू, ये है अपना लैम्डा, है ना, और इसको हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं वेव लेंथ, दो श्रृंगों या दो गर्तों के बीच की दूरी। बाबू आवृत्ति और आवर्तकाल को समझ लो, फिर अगला टॉपिक में जाते हैं, क्योंकि अभी आ गया था ना। आवृत्ति को कैसे सूचित कर रहे थे बाबू, न्यू, और आवर्तकाल के लिए कैपिटल टी। आवर्तकाल का मतलब होता है एक पूर्ण चक्र में लगा समय, और ये होता है एकांक समय में चक्करों की संख्या। बाबू देखो, एक तो वेव नेचर पढ़ रहे हो, तो वेव नेचर में अगर न्यू और टी ये सब नहीं जानोगे तो फिर काहे का भी पढ़ाई हुआ। तो वेव नेचर में ये दोनों बात तो एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। एक पूर्ण चक्कर में लगा समय, जैसे 365 दिन में पृथ्वी, सुन रहे तुम लोग, कर रहा है 60-60, हम लोग पहले लिखिए दो, हम सोचे पहले यहां कर देंगे फिर जाके वहां मिटाएंगे ना, ये सब बोलते रह जाएगा। 365 दिन में पृथ्वी द्वारा चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या कितनी होती है। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा यानी एक पूरा चक्कर कितने दिनों में लगाता है, 365, ये हो गया। तो एक दिन समय हो गया है ना, एक दिन में पृथ्वी द्वारा चक्करों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1/365। ये क्या निकला, 1/365 क्या निकला बाबू, चक्करों की संख्या। ये वाला बात ध्यान है। अब इसी 365 को, क्योंकि ये कंप्लीट चक्र है, क्योंकि इसके बाद पृथ्वी अपने रोटेशन को दोहराएगी, तो ये एक पूर्ण चक्र है, तो क्यों ना 365 को हम रिप्लेस कर दें किससे, कैपिटल टी से। इसी को हम लोग क्या पुकारते हैं बाबू, आवर्तकाल, एक कंप्लीट चक्र। टी समय में, अब दिन है तो उसको समय बोल दिया, टी समय में चक्करों की संख्या। कितना चक्कर पूरा होता है, एक चक्कर का मतलब क्या होता है, एक पूर्ण चक्र, है ना। जैसे बृहस्पति ग्रह सूर्य की चक्कर लगाती है, एक पूर्ण चक्र। जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, एक पूर्ण चक्र। जैसे सूर्य चक्र लगा रहा है गैलेक्सी का, एक पूर्ण चक्र, उसमें लगने वाला समय उसका आवर्तकाल कहलाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल टी। तो यहां पर हो गया कैपिटल टी समय में चक्करों की संख्या क्या हो गई, एक। तो एकांक समय, यानी एकांक का मतलब एक,
इस एकांक समय में चक्करों की संख्या क्या होगी? 1/T। ये 1/T क्या है बाबू? चक्करों की संख्या, सही है। और चक्करों की संख्या जो एकांक समय में हो उसको किससे सूचित करते हैं? न्यू से, यानी 1/T बराबर क्या हो गया? न्यू। आ रही है बात समझ में? इसीलिए फॉर्मूला निकल करके आया न्यू इज इक्वल 1/T। मुश्किल काम नहीं ना? और जब भी हम आवृत्ति को आवर्तकाल से गुना कर देते हैं तो वैल्यू क्या बनेगा? न्यू इंटू T इज इक्वल क्या बनेगा? 1। यानी आवृत्ति गुने आवर्तकाल इज इक्वल क्या मिलेगा सर? बहुत मुश्किल बात नहीं, इसको नोट कर लो बाबू एक्स्ट्रा लिख करके। ये एक्स्ट्रा इसलिए कि आपके सिलेबस का नहीं है, लेकिन जानकारी के हिसाब से वेव थ्योरी पढ़ने वाले कई लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। उनको देखोगे तो न्यू बराबर 1/T ऐसे लिख देंगे, और न्यू बराबर 1/T आता कैसे है उनको यही नहीं मालूम होगा। अरे ये बात समझ में ना? इसलिए इसको सही से आप भी ऑब्जर्व कीजिए, सही से नोट कीजिए, समझिए खुद में। 11th क्लास को बाबू इन्हीं सब चीजों में ज्यादा बल देना चाहिए। हो गया? अब बढ़े बाबू आगे। तो देखिए अपने इस थ्योरी पे आते हैं जहां पर हम लोग थे। तो इस थ्योरी से हमको पता क्या चल चुका है बाबू? कि जो संवेग है वो तरंगदैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती है, और संवेग का डायरेक्ट संबंध भी तरंगदैर्घ्य से लग चुका है, जो कहीं ना कहीं इस तथ्य की ओर इशारा कर रहा है कि यहां पर ध्यान दोगे, यहां पर यह तथ्य मिल चुका है कि कोई भी पदार्थ हो उसके अंदर कण वाला भी गुण होगा और उसके अंदर तरंग वाला भी गुण होगा। तो बोले ठीक, तो अगर पदार्थ के अंदर दोनों गुण है, कौन सा गुण भाई? तरंग का गुण भी और कण का गुण भी, तो क्या ये बोर के बाकी थ्योरी को साबित कर रहा है? तो बोले कि देखो हम यहीं से तुमको ये बात भी दर्शा ही देते हैं। किन चीज़ों को हम हटा सकते हैं थोड़ा, इन चीज़ों को हम हल्का सा, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ पे होगा, यस, थोड़ा सा हम इसको साइड कर रहे हैं, बहुत हो गया। देखो ध्यान से, अब ये ऐसे मूव कर रहा है बाबू। तो बोर के थ्योरी में ध्यान देना, बोर के थ्योरी में अगर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन इसी व्हाइट वाली कक्षा में घूम रहा है, बोर के हिसाब से तो व्हाइट वाला ही ना रास्ता है, तो उसके लिए रेडियस स्मॉल r मान ले, तो कितना दूरी तय करेगा बाबू? 2πr, सही बोल रहे हैं क्या? और वही चीज अगर वेव के फॉर्म में हो, हर बार दूरी 1 लैम्डा, फिर दूरी 1 लैम्डा, फिर दूरी एक और लैम्डा, ये होता है ना बाबू, दो श्रृंगों या दो गर्तों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य बोलते हैं, फिर दूरी, फिर एक और लैम्डा। इसी प्रकार से मान लेते हैं कि ये n बार घूम रहा हो इलेक्ट्रॉन, तो n लैम्डा कुल दूरी हो जाएगी। तो कुल दूरी किसके बराबर आ गई बाबू? n लैम्डा के बराबर। ये वाला 2πr उस दृढ़ कण के लिए है जो वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। क्लास 8 से हम लोग पढ़ रहे हैं, वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। तो अगर बोर के हिसाब से देखें तो इलेक्ट्रॉन तो ठोस है, और इलेक्ट्रॉन कैसा कर रहा है? वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। उस वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या क्या है बाबू? स्मॉल r। तो वो कितना दूरी तय करेगा? 2πr। और अगर वही इलेक्ट्रॉन डुअल नेचर किसके रूप में हो? वेव के फॉर्म में हो, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, सही ना? तब वो कितना दूरी तय करेगा? तब परिधि क्या होगी? n लैम्डा। तय है बात। अब यहां से 2πr इज इक्वल n, लैम्डा इज इक्वल टू, देख बाबू लैम्डा को इधर कर दो, तो यहां पर इस थ्योरी को लेकर के आओ, p प्रोपोर्शन 1 लैम्डा है ना, तो लैम्डा को अगर इधर कर दें तो किसके प्रोपोर्शन में आ जाएगा? 1/p के। लैम्डा बराबर अगर देखें तो क्या हम h/p लिख सकते हैं फिर से? क्यों लिख सकते हैं सर? अभी आप h को हटाए थे तो समानुपाती का नंबर, समानुपाती का हटाओ तो वापस h आ जाएगा। वही किया, फिर से समानुपाती हटाया तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या निकल कर आ गया? h/p। इस लैम्डा के जगह पर हम रख सकते हैं h/p, सही है। 2πr इज इक्वल n h, और p के जगह पे हम लिख सकते हैं मात्रा गुने वेग। मात्रा गुने वेग के जगह पे p आया था, तो p के जगह पे फिर से मात्रा गुने वेग। m इंटू v को इधर रख दो, तो ये हो गया m v r, और nh अपॉन का 2π। याद करो, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्णांक गुणज होता है। ये बात कौन बताए थे? बोर। तो h/2π आया कहां से सर? h/2π तो
वेव रूप में माने हैं तब आया है। देख लो, H कहां से आया है, वेव रूप में जो माने हैं तब ना आया। तो बोर के द्वारा जो दिया गया सिद्धांत है, भले ही वो तरंग रूप में इलेक्ट्रॉन को ना बोल रहे हो, लेकिन इनडायरेक्टली नियम तो तरंग रूप से ही स्थापित हुआ। आ रही है बात समझ में? इसीलिए ये जो वेव फॉर्म मिल रहा है और बोर ने जो बताया था ठोस वाला कण वाला फॉर्म, दोनों क्या है, एक हुआ ना, बराबर हुआ ना। कि आपने अपने थ्योरी में बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ठोस है, तो इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में घूमेगा, जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा उसका कोणीय संवेग h/2 का पूर्णांक गुणज होगा। आप यही चिल्ला रहे थे, यही बात बोल रहे थे ना। h/2 आया कहां से? तो जब हम दृढ़ पिंड को यानी कण रूप को वेव रूप में मान करके सेम कक्षा के लिए कि उसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है तो दूरी 2πr, और इलेक्ट्रॉन अगर उसी कक्षा में वेव के रूप में दौड़ रही है तब दूरी n π। दोनों दूरी बराबर होगा कि अलग अलग हो जाएगा? अरे भाई, आप चाहे पैदल चलो, आप चाहे दौड़ करके चलो, दोनों ही अवस्था में दूरी तो बराबर होगी ना। तो दूरी दोनों ही अवस्था में बराबर है, और जब दोनों दूरियों को बराबर करते हैं तब आता है mvr बराबर nh/2π, जो इस बात को सत्यापित करता है, बोर के ही थ्योरी को सत्यापित करता है। किसके रूप में होकर के? वेव के रूप में, जो पदार्थ के द्वैत प्रकृति की भी व्याख्या करता है और यह भी बताता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किसके रूप में दौड़ रहे हैं, वेव के फॉर्म में हैं। तो अब जो एक्चुअल फोटो बनेगा वो कैसा होगा? क्लियर हुआ? कुछ क्लियर हुआ? ये टॉपिक ये लिख के डब्बा डाल दिए थे, उर्दू में जो ये बात लिखे वो लिख लिए थे। चलिए अब आगे लिखिएगा, उसके जस्ट नीचे लिखिएगा बाबू, लिखोगे नाभिक के चारों ओर, लिखिएगा आगे बाबू, इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी, नीचे लिखिएगा बाबू, अर्थात परिधि इज इक्वल 2πr, स्मॉल r, परिधि 2πr स्मॉल r, इक्वेशन नंबर 1, 2πr इक्वेशन नंबर 1। अगर डी ब्रॉगली के अनुसार, है ना बाबू, लिखते चलेंगे मेरे साथ भी, या अगर देखने का मन हो तो पहले देख लो। अगर डी ब्रॉगली के अनुसार इलेक्ट्रॉन किसके रूप में हो, हां तरंग रूप में हो, इलेक्ट्रॉन तरंग रूप में गतिशील हो तो उसके द्वारा तय की गई दूरी, अर्थात दूरी को क्या बोलेंगे बाबू, परिधि ना, अर्थात परिधि इज इक्वल, तब क्या हो जाएगा, n इंटू लैम्डा, इक्वेशन नंबर 2। बस अब रुक जाओ बाबू, तय की गई दूरी बराबर दूरी अर्थात परिधि बराबर n इंटू लैम्डा, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। पहुंच गए दोनों जगह पे? अब 2 मिनट के लिए बाबू सर रुक जाओ, दोनों को देख लो। फिर हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। अब दोनों समीकरण में बाबू LHS बराबर हुआ, परिधि एंड परिधि, और किस अलग अलग कक्षा के लिए बात हो रही है, एक ही कक्षा की बात हो रही है, एक ही कक्षा की बात हो रही है। उस एक कक्षा में मेरा इलेक्ट्रॉन पहले कण के रूप में दौड़ रहा था, यहां इलेक्ट्रॉन है, ये किसके अकॉर्डिंग दौड़ रहा है, बोर के अनुसार, है ना। और उसी कक्षा में मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वेव के फॉर्म में दौड़ना शुरू कर दिया है, और ये किसके अकॉर्डिंग हो रहा है भाई, डी ब्रॉगली के अनुसार, यस डी ब्रॉगली के अनुसार, सही ना। और अब हमको देखना है कि क्या, जाहिर सी बात है कि रास्ता तो दोनों का बराबर होगा, तो अब दोनों के रास्ता को बराबर करने के लिए इक्वेशन को हम क्या कर दिए, यहाँ पे तुलना कर दिए। तो ये हो गया बाबू 2πr इज इक्वल n इंटू लैम्डा, क्लियर। अब हमको इस लैम्डा को, तरंग को क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। बट तरंग को रिप्लेस किससे करेंगे, बोर का सिद्धांत को साबित करने जा रहे हैं ना, तो तरंग को हटाना होगा, संवेग वगैरह को लाना होगा। तो अभी अभी हम लोग निष्कर्ष निकाला था कि P जो है वो किसके प्रोपोर्शन में है, 1/λ, उसी को हम यहां पे लाएंगे। इक्वेशन नंबर ये कितना हो गया बाबू, 3।
अब जरा सा हम अपने सिद्धांत पर आ जाते हैं डी ब्रॉगली के। हम जानते हैं कि P और लैम्डा के बीच में किसका संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती का, या फिर इसी लैम्डा को हम बोल सकते हैं कि तुम 1/P हो, फिर या फिर हम इसी लैम्डा को बोल सकते हैं तुम H/P हो। इसका नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 4। ये कहां से आया भाई? सर ये आया है डी ब्रॉगलीज प्रिंसिपल से। सही बोल रहे हैं क्या? अभी जस्ट साबित किए हैं बाबू डी ब्रॉगलीज प्रिंसिपल से। तो यहां से इसको डिराइव किया, लैम्डा इज इक्वल टू H/P, और H बराबर क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट। P क्या होता है बाबू? मात्रा गुने वेग, संवेग है ना, मोमेंटम है वो। अब वैल्यू को ले जाकर समीकरण 3 में रखेंगे हम लोग। हम क्या लिखेंगे बाबू? समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर, है ना। तो 4 का मान 3 में रख देंगे। यहां हो गया बाबू 2πr, और यहां n को n रहने देंगे और लैम्डा के भी हाफ में रख देंगे H/P। वेरी गुड। फिर हम लिखेंगे इसको 2πr इज इक्वल n h, और संवेग को लिख देंगे मात्रा गुने वेग। हमको मालूम है कि mvr हमको चाहिए, सही है ना। ये याद है हमको, याद है बोर का? हाँ, तो mvr चाहिए, तो mv और r को एक जगह रख देंगे और यहां हो जाएगा n h/2π। और यही तो है बोर का जो नियम लास्ट वाला लिखवाए थे कि कोणीय संवेग H/2π का पूर्णांक गुणज होता है। अब बोलोगे सर इससे साबित क्या हुआ? भाई साबित कैसे नहीं हुआ? आप डी ब्रॉगली के नियम को यूज करते हुए बोर के नियम की व्याख्या करते हैं। डी ब्रॉगली वेग के हिसाब से चला, वो कण के हिसाब से चला, और दोनों वैल्यू आकर के एक नए से एक वही सिद्धांत को, पुराने प्रिंसिपल को क्या कर दिया? सत्यापित कर दिया। इसका मतलब कि तरंग का रूप और कण का रूप क्या है? बराबर है। सही है ना। अब बराबर होने का मतलब ये हुआ बाबू कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्चुअल में किसके रूप में है? वेव के फॉर्म में। बोलोगे नहीं वेव के फॉर्म में नहीं है, तो फिर तुम साबित कैसे करोगे इस बात को? क्या ये साबित हो पाएगा? नहीं ना साबित हो पाया। इसका मतलब अवश्य ही मेरा इलेक्ट्रॉन किसके फॉर्म में है? वेव के रूप में। इसलिए वो फोटो बना। ठीक है, अब आप इसको पूरा यहां से यहां तक नोट कर सकते हैं। ये वाला का मतलब तो यही है, लिखवाया जा चुका है पहले भी, अर्थात इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में रह सकता है जिनका कोणीय संवेग H/2π का पूर्णांक गुणज होता है। और ये कौन सा है? बोर सिद्धांत है ना। इसलिए डी ब्रॉगली का जो कॉन्सेप्ट है ये बोर सिद्धांत का सत्यापन कर देता है। तो डी ब्रॉगली का कौन सा कॉन्सेप्ट है? डी ब्रॉगली का कौन सा कॉन्सेप्ट है? डुअल नेचर और डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। नहीं भूलना है यार। प्लैंक्स का कौन सा कॉन्सेप्ट है? प्लैंक्स का क्वांटम थ्योरी। नहीं भूलना है इसको, बाकी चीजें भूल जाओ, लेकिन अब साइंस वाले को ये सब भूलना पाप है, पाप। समझते हो? अरे सच बता रहे हैं, ये पाप है, नहीं भूलते। अरे वेव थ्योरी कौन दिए हैं? इलेक्ट्रॉन को वेव का नेचर कौन बताए? डी ब्रॉगली। अरे अभी तो बोला 1924। प्लैंक का क्वांटम थ्योरी कब मिला? प्लैंक्स ने केवल, प्लैंक का जो थ्योरी है वो केवल किस पे लागू होता है? प्रकाशों पर। वो प्रकाश के लिए बताए थे, फोटोन के बारे में समझा रहे थे। वो बोले कि नहीं, सिर्फ कौन बोले? डी ब्रॉगली बोले कि नहीं, ये काम केवल प्रकाश पे लागू नहीं होता, ये हर कण पर होता है। तो सवाल उठा कि हम इंसान भी क्या वेव के फॉर्म में है? बोला हाँ है, लेकिन क्या है ना कि हमारा मास बहुत ज्यादा है, द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, और इसी वजह से हमारा तरंगदैर्घ्य घट जाता है। बोला कैसे? उन्होंने साबित कर दिया बाबू इस थ्योरी से कि जैसे ही मास बढ़ा दिए हो, मास घटाओगे तब तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा, तब तुमको दिखेगा तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य से ही ना पहचानोगे वेव नेचर को, तरंगदैर्घ्य ही नहीं दिखेगा आपको। क्यों नहीं दिखा? इसका मतलब तरंगदैर्घ्य बहुत कम हो गया। कब घटेगा? जब मास बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ध्यान रखिएगा। और हम लोगों का मास इलेक्ट्रॉन की तुलना में सच में बहुत ज्यादा होता है ना।